आज का ये लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स में, क्योंकि आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने जा रहे हैं। तो जब इनका कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा तो उससे आप लोगों के थोड़े कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और साथ ही साथ आप अदर न्यूमेरिकल्स को भी प्रोसीड करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। सो फर्स्ट प्रॉब्लम एक्चुअल में मैं गेट फिजिक्स की जो लेने लग रहा हूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था कि इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि एक रोड है इस प्रकार से, ठीक है, या एक स्पेसशिप आप अज्यूम कर लीजिए, दिस इज ए स्पेसशिप, दिस इज अनदर स्पेसशिप। इसको हम लोग ए से डिनोट कर देते हैं और इस स्पेसशिप को हम बी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। दोनों की जो लेंथ है वो मान लेते हैं एल के इक्वल है। ये 4c/5 से जा रहा है और ये जाने लग रहा है 3c/5 से। सो दीज आर द टू स्पेसशिप्स, ओके। अच्छा, अब देखो इनके जो एंड पॉइंट्स है ना, इनका आप कुछ नाम दे दीजिए। लेट अस कॉल इट एज P, दिस इज कॉल एज Q, और क्योंकि यहां पर तो Q ही हो जाएगा और यहां पर एक काम करते हैं R नाम दे देते हैं इसका, ठीक है। एंड पॉइंट्स के दरअसल मैंने नाम दिए हैं, Q तो कोइंसाइड कर रहा है ना दोनों स्पेसशिप्स के केस में, ठीक है। अच्छा, अब मालूम क्या करना है आपने, मालूम ये करेंगे आप इस केस में कि अगर कोई ऑब्जर्वर एज मेजर्ड फ्रॉम दिस स्पेसशिप B, अगर कोई ऑब्जर्वर B में मौजूद होगा तो उसको कितना टाइम देखेगा, मतलब कि ये A स्पेसशिप B स्पेसशिप को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है। इन हाउ मच टाइम this spaceship A crosses this spaceship B as measured by an observer in this spaceship B, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे प्रोसीड करेंगे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो, टाइम टू क्रॉस द स्पेसशिप B by A कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो, अगर ये स्पेसशिप इसको क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है ना, ये किसको क्रॉस कर गया, इस पॉइंट R को क्रॉस कर गया। तो मतलब क्या हुआ, अगर ये ऑब्जर्वर यहां पर मौजूद है तो इसको मतलब अपने टोटल लेंथ लिखना पड़ेगा ना, P पॉइंट से लेकर के R पॉइंट तक। तो इसे क्या नजर आएगा कि जो QR लेंथ है ना, वो तो उसको वही कैपिटल N नजर आने वाला है, क्योंकि इसी फ्रेम के अंदर ये मौजूद है। सो लेंथ जितना है उतना ही नजर आएगा। लेकिन यहां पर जो स्पेसशिप ए है, क्योंकि वो मोशन कर रहा है, ठीक है, विद द वेलोसिटी कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, सो दैट्स वाई इसके लिए जो लेंथ रहेगी एल नहीं रहेगी, इट शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि टाइम टू क्रॉस द स्पेसशिप बी बाय ए इज द टोटल लेंथ विच इज PR हियर एंड डिवाइड बाय द velocity of this spaceship A with respect to this observer which is inside the B। ये फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए, टोटल लेंथ बाय वेलोसिटी ऑफ दिस A विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि B में ऑब्जर्वर है, ठीक है। अच्छा, अब जैसा कि मैंने बताया कि PR का वैल्यू कितना होना चाहिए, PQ प्लस में QR। तो यहां पर लिखेंगे PQ प्लस में QR एंड डिवाइड बाय हो जाएगा VAB, ठीक है। अब देखो, ये जो PQ लेंथ है वो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा। कितना कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होता है आपको इसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। देखो, L डिवाइड बाय गामा। ये कैसे पता रहा आपको, कैसे आप याद रखेंगे, देखो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना उस ऑब्जर्वर के लिए जो चीजें मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये दूसरे फ्रेम में मौजूद होगा ऑब्जर्वर और उसके लिए लेंथ क्या रहेगी, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी। गामा से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज गामा का जो वैल्यू है वो 1 से अधिक होता है, ठीक है। और उसका फैक्ट ये है कि देखो, गामा का वैल्यू है √1/√1 में 1 - v²/c² एंड रिमेंबर v का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन c नहीं हो सकता है, v इज ऑलवेज लेस देन c। सो दैट्स वाई आप यहां पर कहेंगे कि गामा का वैल्यू 1 से तो हमेशा क्या मिलेगा, अधिक ही मिलेगा। तो गामा क्योंकि 1 से अधिक है, सो क्योंकि डिनोमिनेटर आपको ज्यादा मिल रहा है तो L बाय गामा L से तो लेस ही आएगा। दैट मीन्स लेंथ शुड बी कॉन्ट्रैक्टेड। तो गामा से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई ना करें, इसके लिए मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, ठीक है। हियर गामा इज ग्रेटर देन 1, ओके। तो यहां पर देखें, जो PQ लेंथ होगी दैट शुड बी L एंड गामा का ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो मेरे पास आएगा √ में 1 माइनस एंड वेलोसिटी इज 4c/5, इसका स्क्वायर आप कर दें तो मेरे पास आएगा 16/25, जहां पर इसका c² और ये डिनोमिनेटर का c² गॉट कैंसिल आउट, ठीक है। प्लस में दिस QR, तो QR कितने के इक्वल है, L के इक्वल, तो इसे अपनी लेंथ जो स्पेसशिप की है वो तो वही दिखेगी, कैपिटल L, ठीक है। डिवाइड बाय, अब वेलोसिटी लिखनी है
तो देखो वेलोसिटी ए की विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखते हैं, इसके लिए मैंने लेक्चर अपलोड पहले से किया हुआ है। अगर आपको लेक्चर नहीं मिलता है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासिकल मैकेनिक्स में वहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। फिर आपको कभी भी वेलोसिटी लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, तो बस यहां पर हमने इसको सोल्व करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी एल एंड 25 माइनस 16, सो ये हो जाएगा 9 बाई 25, अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 3/5, प्लस में हो गया एल एंड डिवाइड बाय नाउ वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज 4c/5 माइनस में vb, तो vb कितना है, प्लस का ही 3c/5 है बिकॉज बोथ वेलोसिटीज डायरेक्शन इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सो माइनस का हो जाएगा 3c/5 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 12/25 और c स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यहां पर। ठीक है, चलिए इसे आगे सोल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट कितना आया यहां से 8l/5, यही आएगा यहां से, देखो 8l/5 एलसीएम अगर हम यहां से ले तो, ठीक है, डिवाइड बाय यहां पर आप देखें कितना आएगा यहां से, एलसीएम इज 5, ओके, दिस इज c एंड मल्टीप्लाई विद द 25 डिवाइड बाय 13, ये आएगा यहां से, देखें। ठीक है, अच्छा अब ये देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहां से, ये 5 पर कैंसिल आउट हो गया, सो 5c/13 आ गया। तो देखो दिस इंप्लाइज दैट, यहीं से मैं लिख रहा हूं 8l/5 एंड मल्टीप्लाई विद द 13 एंड यहां से हो जाएगा डिवाइड बाय 5c। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट, आप इसको देख लें, डिवाइड बाय 25 आ गया और यहां से 13 × 8 एंड l/c। एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना गेट फिजिक्स में, वो l/c की यूनिट में पूछा था और नियरेस्ट इंटीजर तक आपने उसको राउंड ऑफ कर देना था। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ना 13 × 8 डिवाइड बाय 25, इसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करके नियरेस्ट इंटीजर तक आप उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा था जो कि गेट फिजिक्स में पूछा गया था। सो ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको इसको शेयर किया। अच्छा, अगर देखो एक क्वेश्चन है टिफर में भी पूछा गया था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसी टाइप का ही था वो। ठीक है, तो इसको भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर ना एक मिसाइल इस प्रकार से था और एक मिसाइल इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों जो हमारे पास टेल है ना, ये एक्चुअल में कॉन्साइड कर रहे हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में कॉन्साइड कर रहा था। दोनों की लेंथ आपको गिवन होगी एल और एल। ठीक है, अच्छा इसका स्पीड मान लेते हैं आपको गिवन है c/2 है ना, और इसका स्पीड भी कितना गिवन है आपको, c/2 गिवन है। ठीक है, बस ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। अब देखो इस केस में आपने वही सेम कंक्लूजन फाइंड आउट करना था कि टाइम टेकन टू क्रॉस द 2 मिसाइल्स। ठीक है, तो टाइम टेकन टू क्रॉस दीज 2 मिसाइल्स इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज टोटल लेंथ, है ना, एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक। तो ये देखो ये एक एंड है हमारे पास A और ये दूसरा एंड है B, तो टोटल लेंथ जो AB रहेगी वो आप लिखेंगे डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब यहां पर लिखेंगे आप लोग। सो देखो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में कितना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे जो मैंने आपको अभी पहले करवाया, नहीं, इस केस में आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बिकॉज ये जो c/2 और c/2 स्पीड दे रखा है, किसके रेस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। और जो टाइम आपने कैलकुलेट करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस दीज 2 मिसाइल्स, वो आपने कैलकुलेट करना है उस ऑब्जर्वर के लिए जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। तो क्योंकि आपको वेलोसिटीज पहले से ही उसने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में दे दिया है, तो इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी में आप डायरेक्ट यही वेलोसिटीज यूज करेंगे, सिंस दे आर बोथ मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो एडिटिव इन नेचर, सो c/2 प्लस c/2। उस केस में तो क्या था कि ऑब्जर्वर कहां पर है, बी में था ना, और बी जो हमारे पास था स्पेसशिप वो मूव कर रहा था। अब यहां देखो रेस्ट पर है और इसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्पीड उसने पहले से ही दे दिया, तो डायरेक्ट हम रिलेटिव वेलोसिटी इस प्रकार से कैलकुलेट कर देंगे। वहां तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट फॉर्मूले से किया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, बट यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी जब कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे c/2 प्लस c/2। फिर आप देखेंगे जो AB लेंथ है वो क्या होगा, तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L है, वो इसे कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगी, बिकॉज ये रेस्ट में है और ये दोनों क्या है, ये दोनों मूव कर रहे हैं, बिकॉज बोथ आर इन मोशन। सो यहां पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों मिसाइल्स के लिए सेम हमारे पास रहेगा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू। ठीक है, सो L अंडर रूट में 1 माइनस का v²/c² से हो जाएगा 1/4, है ना, c² से c² कैंसिल आउट। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर, जो कि टिफर में पूछा गया था एक बार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना था।
चलिए अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन मान लेते हैं, मैं ले लेता हूं सेकंड टाइप का क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट पर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रॉम द डॉपलर इफेक्ट। ऐसा नहीं डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं बनता है, डॉपलर इफेक्ट से आया हुआ भी है सीएसआर नेट में। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यहां रिसीवर है और यहां सोर्स है, यहां सोर्स है और यहां पर रिसीवर है, ठीक है। दिस इज रिसीवर एंड दिस इज सोर्स। अब क्या होता है ना कि सोर्स ने एक्चुअल में कोई भी लाइट इमिट किया, ठीक है, और लाइट इमिट किया तो इस डायरेक्शन में उसने इमिट किया, तो ये जो एंगल बना रहा है ना, लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द रिसीवर, उसके साथ में ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ना ऑफ द लाइट बीम, सो दैट वाज एक्चुअली एंगल थीटा बनाने लग रहा है, ठीक है। उसका एंगल कितना है, थीटा है मान लेते हैं, ओके। अब यहां पर ना आपको क्वेश्चन के अंदर ये भी गिवन था कि जो वेलोसिटी है वो गिवन था इस केस में, लेट अस कॉल दैट एज 4c/5। अभी के लिए मैं 4c/5 मान लेता हूं, पता नहीं कितना गिवन था। हालांकि एक चीज और भी गिवन थी कि जो सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया इस लाइट का, सोर्स ने जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया लाइट का, ऑब्वियसली बात है अगर ये सोर्स होगा और कोई ऑब्जर्वर यहां पर है जो कि इमिट कर रहा है, तो उसको तो फ्रीक्वेंसी नजर आने वाली जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, रिसीवर को नजर अलग आएगी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा वो तो डिपेंड करेगा इस केस में, ठीक है। तो अब सोर्स को कितना नजर आ रहा है, मान लेते हैं ओमेगा। कितना नजर आ रहा है, ओमेगा नजर आता है। तो ये जो रिसीवर है इसको भी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि मैक्सिमम कितनी नजर आती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको यहां पर जो दिखती है दैट वाज 3ω/2। तो ये मैक्सिमम यानी अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर 3ω/2 है, जो कि रिसीवर को यहां पर लाइट बीम का दिख रहा है, इन दैट केस व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एंगल थीटा, उसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो पूछा गया था। सो देखो इसमें आप लोगों को कैसे करना है, दिस इज एक्चुअली गोइंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी v विच इज 4c/5, ठीक है। देखो यहां पर जो है ना, मैंने आपको एक तरीका यहां पर बता देता हूं मैं, जो फॉर्मूला है ना डॉपलर इफेक्ट का, उसको आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो ज़्यादा अच्छा, बिकॉज डेरिवेशन तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला ज़रूर ध्यान रखें कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश डिवाइड बाय 1 - v/c cos थीटा एंड मल्टीप्लाई विद द गामा, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला अगर आप डायरेक्टली याद रख लेते हैं ना, यहाँ पर न्यू आएगा, ठीक है। दिस इज न्यू फ्रीक्वेंसी, दिस इज ऑल्सो न्यू डैश, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है ना डायरेक्टली अगर आप याद रख लें बहुत अच्छी बात है। ये न्यू डैश क्या चीज है, न्यू डैश इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि जो एस डैश फ्रेम है उसमें जो ऑब्जर्वर है उसने लाइट बीम स्विच ऑन की है, तो एस डैश फ्रेम में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको मैं न्यू डैश से डिनोट करूंगा, और जो कि मैंने न्यू डैश से डिनोट किया तो उसके लिए तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी का काम करने वाला है। अब जो ऑब्जर्वर जो कि एस फ्रेम में है, जो कि रेस्ट पर है, तो उसे अपरेंट फ्रीक्वेंसी नजर आने वाली है। और ये थीटा किसके बीच का एंगल है वो आप देख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा ना, ठीक है। दिस इज इन दिस डायरेक्शन ना वेलोसिटी, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, यहां पर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बनाया हुआ था, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो सोर्स जो है ना वो इस डायरेक्शन में जाने लग रहा है और इस डायरेक्शन में उसने लाइट इमिट की है, तो कितना एंगल बन रहा है, वेलोसिटी वेक्टर ऑन द ये लाइन जो है लाइट बीम और वेलोसिटी के बीच एंगल कितना बना, थीटा एंगल बना ना। सो थीटा यहां पर क्या रहेगा, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स एंड द लाइट बीम, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। अब देखो यहां जो वैल्यूज हैं सिर्फ आपने पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। मेन था ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो ये फॉर्मूला, यहां से थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पर चीजें निर्भर करती हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट, दो तरीके के डॉपलर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जिस केस में ना थीटा का वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा ना, तो आप ऐसा कहेंगे आइदर 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 0 डिग्री उस समय पर जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा, इफ इट इज मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। और 180 कब होगा, इफ द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इस केस में आपको लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट मिलेगा। तो वहां से आप दो केस डिस्कस भी करते होंगे, वन इज रेड शिफ्ट, वन इज ब्लू शिफ्ट। जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो कैसा नजर आएगा, रेड शिफ्ट नजर आता है ना। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि वेवलेंथ जो हम मेजर कर रहे हैं यहां से, वो वेवलेंथ हमें अधिक नजर आने वाला है बजाय जो एक्चुअल में वेवलेंथ होगा, ठीक है। दैट मींस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज रीडिंग इज शोइंग टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ना, ठीक है। तो रेड एंड मतलब क्या हो गया कि रेड शिफ्ट, ठीक है। तो ये दो केस आप लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट में थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लिया जाता है और आप देख सकते हैं अगर थीटा का वैल्यू 90 ले भी लेंगे तो न्यू का वैल्यू न्यू डैश के इक्वल तो अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन साउंड के केस में आता है, देखो साउंड के केस में ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन लाइट के केस में डॉपलर इफेक्ट ट्रांसवर्स वाला होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात का। अब देखो यहां से जो है ना
सिर्फ वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ प्लग करनी थी, पुट करनी थी यहाँ से। तो देखो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जो रिसीवर को फ्रीक्वेंसी मिली है ना, तो अपर फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है उसकी 3 ओमेगा बाय 2। दिस इज इक्वल टू, फिर न्यू डैश का वैल्यू कितना है, न्यू डैश का वैल्यू है ओमेगा एक्चुअल, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस में v, तो v का वैल्यू है 4/5 हो जाएगा यहाँ से, और c से c कैंसिल आउट, एंड कोस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस में, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस v²/c², तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आप थीटा के लिए सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, सो 3/2 दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, और यहाँ से कितना आएगा देखें तो 1 माइनस 4/5 कोस थीटा, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई विद द 5/4, ठीक है, 5/4 नहीं, 5/4 नहीं, 3/4, एक मिनट यहाँ से होगा देखो 9/25 ना, तो 3/5, तो 5/3 हो जाएगा, 5/3 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। दिस इज 1 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा गामा जो है ना वो हमारे पास में हो जाएगा 1 अपॉन, तो रूट में 1 माइनस v², सो 3/5, ठीक है, 3/5 आ जाएगा यहाँ से। ओके चलिए अब देखें यहाँ से 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और एक काम करेंगे यहाँ से जो है ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई और कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मेरे पास आएगा देखो 1 माइनस 4/5 कोस थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 2/5, ओके, और यहाँ से होगा 3/5 इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, 4/5 एंड कोस थीटा, तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो थीटा का वैल्यू आ रहा है कोस इनवर्स 3/4, और शायद मुझे याद है कोस इनवर्स 3/4 ही आंसर आ रहा था उसका, ठीक है। एक बार इसको मैच कर लेंगे उससे, नेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थर्ड जो पार्ट है वो करते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप का कौन सा हमारे पास न्यूमेरिकल है, देखिए थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल भी सीएसआर नेट में ही पूछा गया था, जिसमें फ्रैक्शनल टर्म TR माइनस TN डिवाइड बाय TR, ये आप लोगों से वैल्यू पूछी गई थी कि ये वैल्यू कितने के इक्वल आएगा, ठीक है। ये TR और TN क्या चीज है, दिस इज द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये फ्रैक्शनल टर्म को आपने सोल्व करना था एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ v के लिए, वेलोसिटी के लिए, एंड इट इज 0.01 c, ये आपको गिवन था, ठीक है। तो देखो ये अगर हम कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला तो पहले मुझे मालूम हो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, रिलेटिविस्टिक जो काइनेटिक एनर्जी होता है पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज k, या फिर आप t से डिनोट कर रहे हैं तो t से ही डिनोट कर लें, ठीक है, TR, दिस इज इक्वल टू, तो देखो जैसे कि दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है रेस्ट मास एनर्जी, जिसमें कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में होगा और वो जो पोजेस करेगा एनर्जी दैट वाज द रेस्ट मास एनर्जी, ठीक है। और उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है m0c², और जब वो मूव करेगा ना उस समय उसके अंदर रिलेटिविस्टिक एनर्जी आ जाएगी, यानी कि दिस m0 इज रिप्लेस्ड विद द मूविंग मास एंड दैट्स वैल्यू विल बी mc², एंड m एंड दिस m0 इज रिलेटेड एज गामा टाइम्स m0c², ये हमारे पास हो जाएगा। सो दिस इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड दिस इज द रेस्ट मास एनर्जी। अब देखो इस केस में इसको वेलोसिटी मिली, इस केस में उसको वेलोसिटी नहीं मिली थी, तो जब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोबेबली मुझे यहां पर क्या मिलना चाहिए, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो इसके अंदर वेलोसिटी आ रहा था और इसके अंदर क्योंकि वेलोसिटी टर्म आ रहा है बिकॉज गामा इज रिलेटेड विद द वेलोसिटी ना, तो ये कब का हमारे पास एनर्जी होगा, जब कोई पार्टिकल वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये तब का है जब वो रेस्ट में है। तो जब आप डिफरेंस इनके बीच का लेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, तो देखो डिफरेंस हो जाएगा रिलेटिविस्टिक एनर्जी विच इज गामा m0c² माइनस में रेस्ट मास एनर्जी विच इज m0c², ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ से m0c² तो आ रहा है कॉमन, तो मेरे पास आएगा गामा -1, ठीक है। गामा का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा देखो 1 माइनस में v²/c², ठीक है, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस का हाफ एंड माइनस का 1, ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक काम कीजिए आप, यहाँ पर अगर वेलोसिटी लेस देन रहेगा कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे वेलोसिटी कितना दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट से मच लेस है ना, तो क्योंकि इट इज मच लेस देन c, सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशियल यूज करेंगे, एंड इट सेज कि 1 माइनस एक्स की पावर n हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस nx प्लस में n ऑफ n माइनस 1 x²/2 फैक्टोरियल, और ऐसे चलते रहेंगे आगे। लेकिन हाई ऑर्डर टर्म्स को मैं यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहा हूँ,
बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज v का वैल्यू c से बहुत कम रहेगा, तो v to the power 6, v to the power 8, v to the power 10, these all are actually very small, so high order terms can be neglected. सेकंड करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से कितना आएगा, तो m नोड c स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द, यहां से हो जाएगा देखो 1 प्लस का v स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया यहां से, ओके। एंड देन फिर इसके बाद हमारे पास आएगा देखो प्लस में, ठीक है, और n का वैल्यू कितना है, हाफ है ना, तो हाफ इंटू माइनस हाफ माइनस 1, देखो वैल्यू पुट करो ना, माइनस हाफ यहाँ पर माइनस का 3/2 एंड डिवाइड बाई 2, तो आ गया 3/8 है ना, 3/8, तो यही वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं। सो 3/8 एंड एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया v to the power 4 बाई c to the power 4, एंड हाई ऑर्डर टर्म्स को मैंने नेग्लेक्ट कर रखा है। और हाँ, ये -1 भी है तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो रहा है। सो आई एम गेटिंग, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ m नोड v स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में हो गया 3/8 m नोड एंड v to the power 4 एंड डिवाइड बाई c स्क्वायर, ठीक है, c to the power 4 है ना यहाँ पर और c स्क्वायर है, कैंसिल आउट होगा। देखो ये जो हमारे पास टर्म है ना, दिस इज द नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी को नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में एक्सप्रेस कर दिया, जो कि मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट कि टी आर का वैल्यू हो जाएगा टी एन, ठीक है, एंड प्लस में दिस वैल्यू दैट इज 3/8 m नॉट एंड v to the power 4 बाई c स्क्वायर, ठीक है। तो अब डिफरेंस आपने देखना है यहाँ पर, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस मेरे पास आ रहा है टी आर माइनस टी एन इज इक्वल टू 3/8 m नॉट एंड v to the power 4 बाई c स्क्वायर। लेकिन डिफरेंस ही नहीं, अभी आगे भी आपने कैलकुलेट करना है, रेशो में भी है ना, डिवाइड में भी कर रखा है आपने टी आर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखो 3/8 एंड m नॉट v to the power 4 बाई c स्क्वायर, और टी आर यानी रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू है कंप्लीट। अब देखो ये कंप्लीट वैल्यू हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि v का वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तो v to the power 4 v स्क्वायर के मुकाबले और भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो यहां से सिर्फ और सिर्फ आप लिखें हाफ m नोट v स्क्वायर, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये टर्म, ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये वाली टर्म कैंसिल आउट जाएगा, मतलब नेग्लेक्ट हो जाएगी, और ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है, ठीक है। सो देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से, m नोट से m नोट कैंसिल आउट होगा, एंड 3/4, ठीक है, 3/4 एंड v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, बस अब v स्क्वायर का वैल्यू आप रख दें तो 0.75 आ गया यहाँ से, तो ठीक है, मल्टीप्लाई विद द v स्क्वायर, सो दिस इज 10⁻⁻⁴, और इसे दैट 7.5 इंटू 10⁻⁻5, दिस इज द वैल्यू। तो ये एक ऑप्शन आप लोगों का CSR नेट में दे रखा था, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 4 में आते हैं, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स से जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं। नाउ द टाइप 4 क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। आपने बहुत सवाल देखे होंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में और क्लासिकल मैकेनिक्स के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो जुड़े हुए सवाल हैं वो CSR नेट या गेट टिफर इन सब में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दी रहती हैं, अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें तो, और जब STR की बात करेंगे यहाँ पर तो हमें कुछ पार्टिकल्स दिए रहेंगे जो डिके कर रहे हैं या कोलिजन करके स्टक कर जाते हैं आपस के अंदर, और आपसे पूछता है कि व्हाट इज द स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल पार्टिकल, है ना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है। तो मैं उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इससे आपका बेस जो है वो क्लियर होगा। देखो जैसे मान लेते हैं कि कोई A पार्टिकल है, इट गोज टू B प्लस C, ठीक है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग में ना रेस्ट पर था और इसका मास हम लोग कैपिटल M एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज एट द रेस्ट, ठीक है। अच्छा, जो B हमारे पास में पार्टिकल है इसका मास हम लोग एज्यूम कर रहे हैं m/2, ओके, और ये जो C है ना, दिस इज एक्चुअली एट मासलेस है, ये हमारे पास क्या है, मासलेस है, ओके। ये सारी चीजें आपको गिवन है। अब फाइंड आउट क्या करना है आपने, फाइंड आउट ये करना है आप लोगों ने मोमेंटम ऑफ A, मोमेंटम ऑफ B एंड मोमेंटम ऑफ C, ये आपने यहां पर कैलकुलेट करना है। देखो कोई एक पार्टिकल रेस्ट पर डिके कर जाता है इनटू द टू पार्टिकल्स, वन हैज मास m/2 एंड अनदर इज मासलेस, यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ ईच ऑफ दीज पार्टिकल्स, ठीक है। ईच पार्टिकल के लिए आपने मोमेंटम कैलकुलेट करना है। देखो मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने कैसे करने हैं। देखो क्योंकि यहां पार्टिकल्स बोला गया है और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमारे पास स्मॉल जो है पार्टिकल्स रहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे, तो क्योंकि उनका साइज हम जानते हैं बहुत कम है, बजाय जो हम आज के टाइम पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं,
तो क्योंकि इनका स्मॉल साइज है तो इनके बीच में जब कोलिजन होता है ना या ये डिके करते हैं तो हमेशा अज्यूम करिएगा कि दीज ऑल आर इलास्टिक चीजें हो रही, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। मतलब कि हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि मोमेंटम और जो एनर्जी है वो कंजर्व होगा। इसके मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे कि कॉम्पटन इफेक्ट का जब आप डेरिवेशन करते हैं थ्योरेटिकली तो आप एज्यूम करके चलते हैं कि जो कोलिजन होगा फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच का वो हमेशा कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा। ऐसे ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब आप पढ़ते हैं ना उसके एजम्पशंस, तो उसमें भी एक एजम्पशन आता है कि जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं वो आपस के अंदर या गैस के मोलिक्यूल अगर कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं तो दैट कोलिजन इज आल्सो इलास्टिक। तो अगर इलास्टिक कोलिजन हम इन सभी पार्टिकल्स के लिए जूम कर लें तो मोमेंटम इनिशियल और फाइनल बराबर होगा, एनर्जी इनिशियल और फाइनल बराबर होगा। ठीक है, अब देखो इस केस में जो एनर्जी है वो आप लोग कैसे लिखेंगे और मोमेंटम है वो आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूले भी तो काफी है ना। देखो एनर्जी का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है, इट इज गामा एम नॉट सी स्क्वायर। एक तो ये हो सकता है रिलेटिविस्टिक एनर्जी का, दूसरा मोमेंटम की टर्म्स में भी हो सकता है अंडर रूट में पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एम नोड स्क्वायर एंड सी टू द पावर 4। एक तीसरा हो सकता है काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, दैट वाज 1/c। ठीक है, एंड यहां से हो जाएगा पी का वैल्यू था ना वो तो, ठीक है, तो हम गामा का वैल्यू एनर्जी का वैल्यू देखें तो दिस इज अंडर रूट में k ऑफ k प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा मोमेंटम की अगर हम बात करें तो मोमेंटम इज रिटन एज गामा टाइम्स एम नोट इंटू वेलोसिटी v, या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1/c ऑफ दिस इज अंडर रूट में यहां पर हो जाएगा k ऑफ k प्लस 2 एम नोट सी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एंड E इज आल्सो इक्वल टू P इंटू सी, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले आपने कई जगह देखे होंगे और अब कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसके बारे में कई बार जो है ना आपको पता नहीं रहता और आप क्वेश्चन करते चले जाते हैं, फाइनली जब आप देखते हैं तो आपके पास आंसर नहीं आता है। ध्यान रखिएगा इस टर्म में गामा आ रहा है और गामा वेलोसिटी से रिलेट करता है, तो अगर आपको वेलोसिटी दी है या वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करना है देन यूज दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, अगर आपको मोमेंटम दिया है या मोमेंटम फाइंड आउट करना है, यूज दिस फॉर्मूला। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, या तो काइनेटिक एनर्जी दिया होगा मुझे या फिर काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा, देन यूज दिस फॉर्मूला। और P इंटू सी एक ही केस में यूज होगा व्हेन यू हैव द मासलेस पार्टिकल। आप देख सकते हैं अगर रेस्ट मास 0 हो जाएगा तो P इंटू सी हो गया, है ना। और हमारे पास जो मासलेस पार्टिकल्स होते हैं दीज आर लाइक हमारे पास न्यूट्रिनो है, फोटॉन्स हैं, एंटी न्यूट्रिनो हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों को दे रखे होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इट डिकेज इनटू द न्यूट्रिनो एंड पाई मेसॉन्स, ऐसा कुछ एग्जांपल में दे रखे होंगे। ठीक है, अच्छा मोमेंटम का ये फॉर्मूले हमारे पास है तो ये भी अकॉर्डिंगली हम इस प्रकार से यूज करेंगे। ठीक है, तो बस ये यूज अच्छे से कर लें और मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाएंगे ना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है मेरे को। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं सबसे पहले तो ये कहता है कि मोमेंटम इनिशियली ए का इज इक्वल टू रहेगा हमारे पास में मोमेंटम ऑफ बी प्लस में मोमेंटम ऑफ सी, एंड रिमेंबर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से ए का मोमेंटम कितना है, 0 है, वैसी बात है, तो ए का मोमेंटम तो वैसे ही निकल गया क्योंकि रेस्ट पर था तो 0 हो गया। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी बी वैक्टर पी सी वैक्टर, और क्योंकि ये दोनों मोमेंटम पोजेस कर रहे हैं और वेलोसिटी क्योंकि मुझे नहीं मालूम है, अदर देन द मास मुझे कुछ मालूम ही नहीं है इस केस में बी और सी के लिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम दिस दैट पी बी वेक्टर इज इक्वल टू हो गया माइनस का पी सी वेक्टर। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जैसे ही ये डिके होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स दोनों वो हमारे पास में अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, सिंपल हम ऐसा कह सकते हैं माइनस साइन देख करके। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी बी दैट शुड इक्वल टू पी सी, और इसे हम लोग पी हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग यहां से कह सकते हैं। नेक्स्ट ये बात तो सामने आ रही है मोमेंटम कंजर्वेशन से, ऐसे ही एनर्जी कंजर्वेशन से आप कहेंगे एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल ए इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस बी प्लस एनर्जी ऑफ दिस सी। अब देखो ये रेस्ट पर था ना, तो रेस्ट पर है तो इन्हीं फॉर्मूले से यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी देखिए एक फॉर्मूला और रह गया एक्चुअल में, एम सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब रेस्ट पर होगा। आप देख सकते हैं यहीं से आया है ये चीज, अगर मोमेंटम 0 है, रेस्ट पर है तो एम सी स्क्वायर, और अगर मास 0 है, रेस्ट मास 0 है तो आ जाएगा पी इंटू सी। तो यहीं से फॉर्मूले आ रहे हैं, दिस आर 1 2 3 4 5 फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, इनमें से ही आपने यहाँ यूज करने हैं। देखो पहले केस में ए पार्टिकल रेस्ट पर है तो इसका मतलब मोमेंटम 0 हो जाएगा, मोमेंटम 0 हो गया तो रेस्ट मास एनर्जी लिखना है एम सी स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख दो, यहाँ से कितना हो गया एम सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू फिर बी और सी, क्योंकि इनके मोमेंटम मुझे निकालने हैं
तो इसका मतलब ये दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला, और क्योंकि ये मासलेस है इसलिए P इंटू सी, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास आएगा देखो अंडर रूट में PB स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में मास कितना है m/2, तो m/2 का स्क्वायर C टू द पावर 4। अच्छा एक चीज और है, देखो PB का वैल्यू हमने P के इक्वल माना है, ठीक है। तो इसको आप लोग यहां से हटा दें एंड प्लस में हो जाएगा नेक्स्ट मासलेस के लिए लिखेंगे PC, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P, और इक्वेशन हो जाता है देखो फिर आगे। तो एक काम करेंगे, इस PC का वैल्यू ना इधर ले जाते हैं और फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो मेरे पास आएगा MC स्क्वायर माइनस का दिस PC एंड देन स्क्वायर एंड देन यहाँ से आ जाएगा P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर C टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट इसके बाद में यहाँ पर आप स्क्वायर कीजिए तो मेरे पास आएगा M स्क्वायर C टू द पावर 4 प्लस में P स्क्वायर C स्क्वायर एंड माइनस में 2 MP C क्यूब, ठीक है। MP C क्यूब, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ से आ गया P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर C टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4। कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है? दिस कैंसिल आउट विद दिस वन। सो क्योंकि मुझे मोमेंटम निकालना है तो ये वाली टर्म हम इधर लेकर के आते हैं। तो मेरे पास आएगा देखो यहाँ से 3/4 एंड M स्क्वायर C टू द पावर 4 दिस इज इक्वल टू 2 एंड MP C क्यूब। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P कमिंग फ्रॉम हेयर? P यहाँ से आ जाएगा देखो 3/8 एंड M एंड देन C, दिस इज द वैल्यू, ठीक है। सो देखो यहाँ से A का मोमेंटम 0 और P और B और C का मोमेंटम मैग्नीट्यूड वाइज ये निकल करके सामने आता है, और वैसे डायरेक्शन वाइज देखें तो अपोजिट है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ठीक है। और लास्ट में 5th टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड। नाउ लास्ट 5th टाइप ऑफ क्वेश्चन, और इसमें आप लोगों को ना देखो ऐसा x, ठीक है, x और CT प्लेन आपको दे रखा था, ठीक है ना। देखो ये किसी S फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए है, जो चीजें वो ऑब्जर्व करेगा ना वो उसके कोऑर्डिनेट x होगा और उसके लिए टाइम t रहेगा। और मैंने C से इसलिए मल्टीप्लाई किया है बिकॉज इन दोनों के जो हमारे पास डायमेंशंस हैं वो मैच कर जाए, इस वजह से ना। 4th डायमेंशन आपको पता है रिलेटिविटी में टाइम हम लोग डिनोट करते हैं। सो दिस इज डिनोट्स द XCT प्लेन, और इस XCT प्लेन में आपने क्या करना है कि जो ऑब्जर्वर S डैश चीजें मेजर कर रहा है दैट मेजर्स x की जगह पे x डैश और CT की जगह पर CT डैश। तो बस कुछ नहीं करना, आपने XCT प्लेन में x डैश CT डैश प्लेन को बनाना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक द x डैश एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x कितना ओरिएंटेड है, कितना एंगल पे है, और साथ ही साथ CT डैश जो है वो CT के रिस्पेक्ट में कितना एंगल ओरिएंटेड है, ये आपने मालूम करना है। तो सिंपल सी बात होगी कि XCT प्लेन में x डैश CT डैश आपने प्लेन को शो करना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। करने का तरीका क्या है वो देखते हैं। देखो जैसे कि x डैश लाइन को जब आप शो करेंगे इस प्लेन के अंदर तो आप कहां दिखाएंगे उसको, पता नहीं कहां दिखाने वाले हैं, लेकिन ये जरूर पता है कि जिस समय x डैश लाइन आप बना रहे होंगे उस समय पर CT डैश का वैल्यू 0 रहा होगा, ये पक्की बात है ना। देखो ना, अगर आपके पास में कोई XY प्लेन है मान लीजिए और आप y वाले की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको x 0 अज्यूम करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने यहां बताया कि अगर आप x डैश लाइन को शो करना चाहते हैं कि कहां पर है वो, तो उसके लिए CT डैश का वैल्यू 0 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से आप लोग देखिए क्या आ रहा है, C इंटू में T डैश। व्हाट इज T डैश? दिस इज द टाइम एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द S डैश फ्रेम। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं बाय द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, T डैश इज इक्वल टू T माइनस VX बाय C स्क्वायर ऑफ गामा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एंड दिस शुड इक्वल टू 0। सो देखो मेरे पास यहाँ से आएगा CT, ठीक है, गामा तो 0 हो जाएगा उस साइड आकर के, ठीक है। CT माइनस में हो जाएगा ये VX बाई C एंड दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो CT इज इक्वल टू आ गया VX बाई C, ठीक है, और यू से दैट CT बाई X इज इक्वल टू आ गया V बाई C। व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ CT हमारे पास देखो y डायरेक्शन है ना, दिस इज y एक्सिस। तो ऐसा नहीं है कि इस XCT प्लेन में दिस रिप्रेजेंट द स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, दैट मीन्स tan थीटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो XCT प्लेन में द वैल्यू ऑफ V बाई C एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द tan थीटा वैल्यू। तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा कम्स आउट टू बी tan इनवर्स V बाई C। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ये x डैश लाइन दिखानी है ना वो x लाइन से इतना एंगल होना चाहिए, ठीक है। x डैश लाइन x लाइन के इतना एंगल जो है वो रोटेट, मतलब रोटेशन हो गया ना इतने एंगल का, थीटा इज इक्वल टू दिस। सो इतने एंगल का रोटेशन आपने दिखाना है।
तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना ये, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो इसमें पॉजिटिव रोटेशन आप लोग ऐसा दिखा दीजिए। सो दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली एक्स डैश लाइन, ठीक है, दिस इज एक्स डैश लाइन। सिमिलरली अगर आपने सी टी डैश लाइन को शो करना है तो फॉर सी टी डैश लाइन रिमेंबर कि हमारे पास एक्स डैश का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी एक्स माइनस का वी टी ऑफ गामा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। गामा उधर जाकर के 0 हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग एक्स इज इक्वल टू वी टी। और क्योंकि मुझे सी टी बाई एक्स चाहिए तो एक काम करते हैं हम लोग दोनों तरफ ना सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सी एक्स इज इक्वल टू वी एंड सी टी, सो सी टी बाई एक्स कमिंग आउट टू बी सी बाई वी। देखो ये इसका इनवर्स है, आप देख रहे हैं, दिस इज v बाई सी एंड दिस इज c बाई वी, यानी कि ये हो गया कोट थीटा, है ना। जैसे ये tan थीटा था ना, तो ये कितना हो गया, कोट थीटा हो गया। और कोट थीटा को आप लिख सकते हैं tan ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। और देखो थीटा आप पहले निकाल चुके हैं ना, दिस इज वैल्यू ऑफ थीटा, दिस इज एक्चुअली थीटा, ठीक है। tan इनवर्स v बाई सी है, ठीक है। और 90 माइनस थीटा इस पर कौन सी वाली लाइन होगी, सी टी डैश की लाइन होगी। सो देखो 90 माइनस थीटा कहां पर होगा, यहां कहीं पर होगा, दिस वैल्यू, है ना। सो दिस एक्चुअली मेजर्स 90 माइनस थीटा, और यहां पर हमारे पास क्या है, दिस इज द सी टी डैश लाइन, यहां हमारे पास में सी टी डैश लाइन होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक्स सी टी प्लेन बनाया हुआ है पहले से और उसमें एक्स डैश सी टी डैश को लाइन को शो करना है, तो ये लाइन इसी क्वाड्रेंट के अंदर यानी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शो हो जाएंगी, अदर क्वाड्रेंट्स में शो ही नहीं होंगी। तो ऐसा ना ऑप्शंस दिए हुए थे, 4 ऑप्शंस थे, जिसमें एक ऑप्शन में तो ये दोनों लाइंस इसी क्वाड्रेंट में बनाई हुई थी, बाकी 3 ऑप्शंस में क्या था ना कि ये लाइंस अलग अलग बनाई थी, जैसे एक्स डैश लाइन को इधर की तरफ खींच दिया गया हो, ठीक है, सी टी डैश लाइन को इधर की तरफ बना दिया गया हो, ऐसे ऑप्शंस दिए थे। तो वो नहीं हो सकते, ऑब्वियस सी बात। आप देख सकते हैं यहाँ से कि वन एंगल इज पॉजिटिव ऑफ दिस वैल्यू tan इनवर्स v बाई सी, और ऑब्वियसली बात है v का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, तो ये वैल्यू आपके सामने पॉजिटिव आने वाली है और ये वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो दिस ग्राफ शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो हमने क्या किया, एक्स सी टी प्लेन में एक्स डैश सी टी डैश प्लेन को हम लोगों ने शो कर दिया, ठीक है। सो दिस इज दैट वैल्यू, तो ऐसे आप लोगों ने जो है वो शो करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब हो सकता है आप लोगों को यहाँ तक जो है ना ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ में आ गई हो अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी देखो न्यूमेरिकल्स का कोई अंत नहीं होता है, आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में और भी अधिक न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड कर रहे हैं, तो मैंने ये 5 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रिलेटिविटी से बेस्ड ले लिया है, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और सब्जेक्ट में भी कुछ टॉपिक पर बेस्ड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर डिस्कस करें, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अब आपको यहाँ तक आज का ये लेक्चर तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल दें। थैंक यू।